सिर्फ मगरमच्छ नहीं होते, चंबल में घड़ियाल भी होते हैं। ये घड़ियाल की कहानी पर लौटेंगे, अभी दूसरे सिरे पर चलते हैं। इसी चंबल के एक गांव में एक लड़का जन्म लेता है। अब कोई अवतारी पुरुष तो है नहीं जो अखबारों में इश्तिहार छपे। सामान्य हमारे आपकी तरह की जिंदगी, हिंदुस्तान के करोड़ों लड़के और लड़कियों जैसी जिंदगी। परिवार में मुफलिसी लेकिन गुरूर, चंबल वाला गुरूर कि अगर अपन सही हैं तो सख्त रहेंगे, तने रहेंगे। शायद पैतृक रूप से मिला हो, क्योंकि पिताजी की तमाम जिंदगी लड़ते भिड़ते गुजर गई कि काला बाजारी नहीं करेंगे, सस्पेंड करना है तो कर दो और गड़बड़ करोगे तो उतार के मारेंगे जूता। यही तेवर आ गया। लेकिन फिर आ गई दुनियावी सफलताओं की बोझ कि बेटा प्यारे पास ही नहीं होगे तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे। पास होने का सरकारी इंटर कॉलेज का सिद्धांत बड़ा सीधा था। माँ साहब ब्लैक बोर्ड पर जवाब लिख देते थे, माइक से पढ़ भी देते थे, सब लोग टीप लेते थे। एक और चंबल सा सख्त और ईमानदार अफसर आ गया। उस साल नकल नहीं हुई। बालक बारहवीं में फेल हो गया। फेल हुआ तो टेम्पो में कंडक्टरी करने लगा। हरकारा बन के आवाज लगाने लगा, सवारियां पहुंचाने लगा। लेकिन तभी एक झगड़े में एक बाहुबली से उसे पुलिस वाले का सबक मिला। क्या सबक? बेईमानी से काम नहीं चलेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। रास्ता तो सीधा ही धरना पड़ेगा अगर मंजिल तक पहुंचना है। रास्ता धर लिया गया। कितनी ही मुश्किलें आई और आया एक ख्वाब कि बड़े होकर आईपीएस बनना है। सिस्टम को बेहतर करना है। पर संसाधन नहीं थे। संसाधनहीनता का रोने का विकल्प भी नहीं था। बाप झगड़े बैठा था। दादी बूढ़ी थी। माँ और भाई सारी जिम्मेदार रहे थे। वो जाते दिन भर की मेहनत के बाद टेसू के कुछ तोड़कर लाते ताकि उससे रंगों से ये लड़का अपने सपनों में रंग भर सके, इंद्रधनुष बना सके। और इस संघर्ष में क्या हुआ? इस संघर्ष में कभी टॉयलेट साफ किए गए, कभी चपरासी का काम किया गया, कभी किताबों की गर्द उतारी गई, कभी कई दिन तक भूखे रहा गया, कभी कुत्तों को टहलाने की नौकरी की गई, कभी आटा चक्की में काम किया गया। ऐसे कितने ही काम ताकि पढ़ाई ना रुके। सपना सिर्फ एक। पर सपना सिर्फ किसी एक मंजिल को हासिल करने भर का तो नहीं होता। जीवन है मोहब्बत है। और इस बार मोहब्बत उतरी पहाड़ों के रास्ते से। यूं ही ऋषि नहीं जाते हैं। हिमालय की शरण में मन की शांति और लक्ष्य के संधान के लिए जरूरी ऊर्जा हासिल करने को हमारा कथानायक भी अल्मोड़े से आई कन्या जो अपने संकल्प के लिए आई थी, उसके प्रेम में पड़ गया। पर प्रेम व्यवधान बने ये जरूरी तो नहीं। प्रेम पाश बने ये जरूरी तो नहीं। और प्रेम की वजह से रास्ता भटके ये कतई जरूरी नहीं। दोनों एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा ही हुआ। लड़का भी सिलेक्ट हुआ, लड़की भी सिलेक्ट हुई और उन दोनों ने जिंदगी के सफर को आगे बढ़ाया। ये कहानी कमाल इतनी मार्मिक और ईमानदार है। जो भी इसके ब्यौरे सुनता है वो इसका मुरीद, इसका कायल हो जाता है। इस पर किताब लिखी गई। शीर्षक था 12th फेल। अनुराग पाठक ने किताब लिखी, बेस्टसेलर हुई। फिर विधु विनोद चोपड़ा ने इसके राइट्स लिए, फिल्म बनाई। विक्रांत मैसी और वेदा शंकर ने लीड रोल किया है। 27 अक्टूबर को ये बहुत ईमानदार, बहुत सुंदर, बहुत रिलीज हो रही है। इसलिए गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आज हमने इनवाइट किया है जिन असल किरदारों पर ये फिल्म बेस्ड है। ऐसे दो लोगों को जो पति पत्नी भी हैं, भारतीय सेवारी भी हैं और जिनकी कहानी बहुत प्रेरक है। क्योंकि इन्होंने ये माना ईमानदारी से करते रहो। आप मूर्ख साबित नहीं होते हो, वरन जिन वैल्यूज लेकर आए हो, जिद को लेकर आए हो, उसको सुंदर उपक्रम का नाम दिया जा सकता है। गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आज के हमारे मेहमान हैं 2005 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के आईपीएस ऑफिसर मनोज शर्मा और 2007 बैच की भारतीय राजस्व सेवा की अधिकारी श्रद्धा जोशी। बहुत स्वागत है। 174 एक्सेल फॉर्मूला। Can you believe? आपको ध्यान है कहानी कहां से शुरू हुई? कहानी चंबल के घड़ियालों से शुरू हुई थी। चंबल के घड़ियालों की दो खासियत होती है।
पहली वो कभी भी परिवार नहीं छोड़ते हैं। जब घड़ियाल के छोटे बच्चे रेत के ऊपर चलना सीख रहे होते हैं, तब नर और मादा घड़ियाल, खास तौर पर नर घड़ियाल उनकी हिफाजत करते हैं। और दूसरी और ज्यादा जरूरी बात, अगर पानी में घड़ियाल है तो तुम पानी पी सकते हो, क्योंकि घड़ियाल हमेशा साफ पानी में रहते हैं। चंबल के घड़ियाल हो या चंबल के लोग साफ बात। आइए शुरू करते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम। प्रेजेंटेशन 2 मिनट में बनाना है, आ जाओ सिखा दूंगा। तो हम सब लोग मिलके काम करते थे। क्या फसल? जैसे हमारे यहाँ गेहूं बहुत होता है। गेहूं के साथ सरसों बहुत होती है। इनफैक्ट ईमानदारी से देखा जाए पूरा भिंड मुरन्ना जो आगे बढ़ रहा है वो सरसों के दम पे ही बढ़ रहा है। सरसों दो तरह की है। सरसों एक तो पूरे 6 महीने की होती है, एक होती है तिमाही सरसों। तो ये जो 3 महीने वाली सरसों है ना, तोरिया सरसों बोलते हैं। तोरिया सरसों का क्या 3 महीने में हो जाती है, तेल काफी निकलता है। तो आप देखेंगे मुरन्ना में बहुत सारे ऑयल मिल रहे हैं, सरसों के तेल के, कच्ची घानी। इसलिए सरसों ने क्या किया है ना, हमारे पूरे एरिया को पूरा समृद्ध कर दिया। अब नहीं तो 3 बीघा 4 बीघा बहुत ज्यादा जमीन नहीं है, बीघा में गिनी जाती है। सरसों के चक्कर में ऐसा हो गया है कि किसी हमारे यहाँ कहावत चलती है कि जब भी कोई बोलता है बच्ची की शादी कैसे करेगा, तो बोलता है अरे है ना सरसों, क्या हम लोग भर के रखते हैं, सरसों बेच के करेंगे जी। तो आपने उस स्कूल में दाखला ले लिया जहाँ झोर के नकल होती है, और नकल भी ऐसे बोर्ड पे लिखा के एकदम आराम से सब लड़के टीप लो और रख दो चाप दो, आ ही जाएगा अच्छा, तो आप पास हो जाएंगे। पर हमारा भाग्य कुछ नकल नहीं हुई। क्योंकि एक ऐसे ऑफिसर आगे मजा आता था नकल रोकने में, और उनका ऐसा था कि यार नकल नहीं होना चाहिए। वो अलग स्कूल में जा रहे थे। पहले तो लग रहा था कि सब सेट हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ, हमारा लगभग पूरा स्कूल फेल हुआ। तो उस फेल हो जाने के बाद दिमाग में आया कि यार ये करना क्या है, आखिरकार क्यों ऐसा है। फिर वो उस बंदे से जो नकल रुपाई, उससे भी कुछ उनका दुष्यंत सिंह, उसमें उन्होंने कई बार मैंने देखा हमारे जोरा तहसील में ना उनका बहुत नाम था। जहाँ जाते थे वो सब बंद हो जाता था, जो गलत चीजें सब बंद हो जाती थी। वो इतना दमदार था कि सब डरते थे उससे। तो उन्होंने थोड़ा प्यार किया, थोड़ा दिखाया हमारे प्रति। एक क्रिकेट के टूर्नामेंट होते हैं हमारे यहाँ। तो क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा था। उस टूर्नामेंट में हम खेलने को नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि हम पैसे इकट्ठे करने पड़ते थे, हम दे नहीं पा रहे थे। हमने सोचा कमेंट्री करते हैं। और कमेंट्री में मजा आया उनको, हम काल्पनिक क्या है, इस तरह की किताबें पढ़ते रहते थे। वेद प्रकाश शर्मा और उनके जो उपन्यास थे, सब पढ़ने का बड़ा शौक। नई लाइब्रेरी आई थी, वहाँ पे सब मिलना भी शुरू हो गया था। एक लाइब्रेरी रहती थी जिसमें मेटाडोर में 7 दिन में एक चक्कर लगा करके हर गाँव में एक बार जाती थी। वो पढ़ते रहते थे। तो गाँव के सारे लोग सोचते थे बहुत पढ़ाकू लगा है। हमारी आसपास की चाचियां, ये है लड़का पढ़ने वाला, लड़का पढ़ रहा है क्राइम वाले नॉवेल, पल्प फिक्शन, लड़का पढ़ रहा है सिर्फ एक ही चीज, जलती वाला गुंडा। तो वो सब वहाँ का माहौल ही अलग है। चंबल का थोड़ा डिफरेंट माहौल है। उस माहौल में काफी चीजें ऐसी हुई जो आगे ले गई, और जिनमें बताया कि नहीं, इस माहौल में और भी चीजें हैं जो मिलानी होंगी। आप अपनी 12वीं का बता दीजिए थोड़ा, हम लोग सुने तो पढ़ने लिखने वाले बच्चे कैसे होते हैं। आपके घर में ट्रॉफियों का अंबार लगा है, फिल्म में सीन भी है। मेरा 12वीं ठीक रहा। 12वीं में हमारा तब उत्तराखंड नहीं बना था, यूपी का पार्ट था, यूपी बोर्ड होता था। 13वीं पोजीशन। आप मेरिट होल्डर हैं। तो मुझे यूपी में कैसी जोड़ियां मिलती हैं, बहुत बड़ी बात है। यूपी बोर्ड डाइल्यूट हो गया है, सुना है। बड़ा समय तो बड़ा सख्ती हुआ करती थी। तो आप प्रदेश में जो 20 सर्वोत्तम बच्चे हुआ करते थे, 20 मेरिट आती थी, उसमें आप 13वें नंबर पर। कुछ नाम भी मिला था। जाहिर सी बात है भैया, इनके विद्यालय का, इनके जिले का नाम होगा, अखबारों में फोटो छपी होगी, आप लोगों की भी छपी होगी, छापा पड़ा होगा, पूरा स्कूल फेल हुआ होगा। खबर बनी थी कि नहीं? हमारे अलग खबर। देखिए जीवन। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद
हम लोगों ने घर की स्थिति थोड़ी खराब चलने लगी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगी। क्या वजह थी? ये मेरे पिताजी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में थे। उनका प्रॉब्लम ये था कि ऐसा लगता था कि उनके जैसा दुनिया में कोई और ईमानदार है नहीं। आज भी यही लगता है उनको। तो उनका ये था कि उनकी हर बात पर लड़ाई होती थी। और ऑफिस में सारे जितने सीनियर थे सब परेशान रहते। इनका बोलना था कि मैं ईमानदार। नाम श्री ओम प्रकाश शर्मा जी। तो उनका ये था कि मैं ईमानदार हूँ और मैं तो कुछ गलत होने नहीं दूंगा। सिस्टम ऐसा है कि जो सिस्टम बहुत छोटा सिस्टम था, छोटी सी ऑफिस थी, इतनी सी। अभी तो मेरे को समझ में आता है कि रूम जैसी ऑफिस थी। उसमें इनकी लड़ाइयाँ वो सब चलते रहते थे। और इनका क्या है, हमारे यहाँ मुरैना ग्वालियर हैं जो लोग हैं, लोगों को आपको तो पूरी तरह पता है कि गालियाँ बहुत चलती हैं। बिना गाली के कुछ होता नहीं है। और गाली के बिना जीवन संभव नहीं। जैसे मैं अगर मान लो अभी जाता हूँ मैं, अभी मैं गाड़ी से उतरता हूँ गाँव अपने। उतरने के बाद पहला सेंटेंस मेरे को गाली ही होती है। कोई बैठा हुआ मेरा दोस्त पुराना गाली दे रहा होता है। और अगर आपने गाली का जवाब गाली से नहीं दिया तो हल्की पड़ गई बात। इसका मतलब ये हुआ कि आप बिगड़ जाएंगे भाई। शहर की हवा लग चुकी है बहुत ज्यादा। हम बोला नहीं रहो आप। और अगर उन्होंने ये बोल दिया ना बहुत मजे हो रहे हैं, बड़े आदमी बन गए, तो आपको बोलना पड़ता है पीछे नहीं भैया मर रहे हैं भैया चल रही है। अगर आपने ये नहीं बोला तो बस खत्म। उसके बाद आप अरे बहुत हो गए तो वो अभी भी चलता है। तो वो परिस्थितियाँ खराब थी। तो हम लोगों ने तय किया कि मेरा भाई भी था कि ऐसा कुछ काम किया जाए जिससे घर चलने में तकलीफें होना शुरू हो गई थी। तो हम लोगों ने फिर क्या किया, एक सेकंड हैंड टेम्पो टाइप का जुगाड़ टाइप का एक खरीदा और हम लोगों ने उसको चलाना शुरू किया। आप उसमें क्या करते? मैं कंडक्टर था, ड्राइवर था, मेरी ड्राइवरी तो आती नहीं थी। मुझे ये पता था कि बोल अच्छा लूंगा मैं। कमेंट्री वाला कई गीत लिख लिए हमने, जैसे मुन्ना से जोरा आजा भैया आजा बिलगांव वाले आ जाओ, स्काई बिलगांव वाले ऐसा कुछ चलता रहता था। तो फिर उसमें उस टेम्पो को चलाने में पैसा तो काफी ठीक आने लगा था। लग रहा था कि हम लोग ठीक सर्वाइव कर जाएंगे। पर ये दिक्कत आ रही थी कि बस ज़्यादा चलती थी और बस चलने वाले लोगों को टेम्पो पसंद नहीं आते थे। तो फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। उनका बोलना था कि नहीं आप नहीं चला सकते। वहाँ पे फिर बसों का अलग सवारियों का अलग मुद्दा। हमारे टेम्पो जब्त हो गया। फिर उसके बाद पुलिस में दिक्कत आने शुरू हो गई। तो फिर ये तय हुआ कि सबको रोकने के लिए हम फिर एसडीएम के बंदे के दुष्यंत सिंह के पास जाएं और दुष्यंत सिंह के पास ये बात करने जाएं कि टेम्पो छुड़वा दो हमारा। और वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हो। और घर वाले बोले चले जाओ, तुमको जानता है। उनको लगे पहचान सिंह कर दिया तो क्या होगा। पर फिर भी हम हिम्मत करके चले गए दोनों। वहाँ आके देखा कि तो एकदम न्याय का देवता है, बिल्कुल फटाफट न्याय करता है, सब समझता है। तो हमको लगा कि यार इतना बड़ा आदमी न्याय का देवता है तो हम क्यों नहीं बन सकते। फिर हमने टेम्पो की बात नहीं करी। हमने उनको ये पूछा भैया तुम बताओ ऐसे बन कैसे सकते हैं, एसडीएम कैसे बन सकते हैं। तो उन्होंने फिर बहुत अच्छे आदमी ने कहा कि देखो ये चीटिंग चक्कर मत पड़ो। ऐसा बकवास है तुमको आगे नहीं ले जाएगी किसी भी ताकत बड़े आदमी बनना चाहते हो, ईमानदारी फोकस करो, चीटिंग छोड़ो, मेहनत करो जम के देखो तुम बहुत आगे निकल सकते। तो बात मुझे समझ में आई कि फिर हमने गाँव छोड़ा अपना। फिर हम बाहर आ गए। सबक के साथ की बेमंटी से काम चलता भी नहीं है। उनकी जो बात है ना वो भी मुझे समझ में आती है। अभी सर्विस में मुझे लगता है कि दोनों को ही लगभग 18 साल के आसपास हो गया है। एक बड़ा सफर हम लोग तय कर चुके हैं सर्विस में और पूरी दुनिया देख चुके हैं, देश देख चुके हैं। अभी लगता है कि वो एकदम सही है। बेमंटी से नहीं होता। थोड़ी देर के लिए लगता है कि बेमंटी से हम जीत सकते हैं, थोड़ी देर के लिए। लेकिन जैसे ही आपका गेम थोड़ा आगे बढ़ता है ना, आप हारने लगते हैं। तो बेस्ट तरीका यही है कि बेमंटी को लात मारो, ईमानदारी से गेम खेलो। ईमानदारी से गेम खेलने में इस गेम में जीतोगे कि हारोगे। सिर्फ इतना ध्यान रखो कि मेरे को खेलना है, बस मेरे को अपना पूरा एफर्ट्स देना है। उसके बाद जीत अपने आप आपके पास। ये तो टेम्पो जब्त करवा के आपका सफर कैसे आगे बढ़ा?
इसके बाद मैं एक्चुअली आयुर्वेदिक मेडिकल में गई बीएमएस में, और वहाँ पर कर रही थी, लेकिन फाइनल ईयर के बाद फिर हम लोगों ने तय किया मैं और मेरी फ्रेंड ने कि हम लोग पीएससी की तैयारी करेंगे। संजय मेरी फ्रेंड थी, मेरी रूममेट थी, वो मेरठ के पास से बागपत से है, और मैंने तय किया एक बार एक्चुअली इस तरीके का हुआ था कि हम इंटर्नशिप में थे। वहाँ पर एक लड़की आई थी 18-19 साल की मैरिड लेडी थी, और वो जब हमारे सामने इट वाज अ बर्न का केस था, जला दिया गया था, और काफी आई थिंक 80% 70-80% जलने के बाद वो हमारे सामने आई थी। हम लोग जब ड्यूटी में पहुंचे तो ऑलरेडी एडमिटेड थी, पूरा कवर्ड थी, और जिस तरीके से उसके घर वाले बयान कर रहे थे कि कोई भी घर में नहीं था, किचन में खाना बना रही थी, और जो कुकर था वो फट गया, स्टोव जल गई। तो जब कोई घर में नहीं था तो स्टोरी नरेट करना मतलब अपने आप में इतना क्वेश्चनेबल था कि वो साफ समझ में आ रहा था कि ये मैन्युफैक्चर्ड स्टोरी है और उसको जला दिया गया है। लेकिन अल्टीमेटली अगले दिन जब हम लोग आए वापस तो वो जा चुकी थी और पूरा एक्सीडेंटल डेथ में कन्वर्ट कर दिया गया तरह से। और हम लोगों ने काफी कोशिश भी की, लेकिन कुछ हो नहीं पाया उसमें। तो आज का मैच एक गढ़ हम लोग शैटर्ड रहे क्योंकि एकदम नए बच्चे थे, हम लोग बहुत सारे सपने और ये लेकर के मेडिकल में जिस तरीके से रहते हैं उस तरीके की हमारी कोशिश आगे क्या करना है, कैसे करना है। फिर मेरी जो फ्रेंड थी उसकी भी अपनी घर की कुछ परिस्थिति ऐसी थी, बहुत अच्छी फादर का भी मर्डर हुआ तो कहीं ना कहीं हम लोग काफी ये भी करते थे समाज के बारे में, देश के बारे में हमारी बहुत सोचा करते थे कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करना है। कई दिन सोचने के बाद हम लोगों ने तय किया कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये घटना होने के पहले कौन काम करता है, कैसे करता है, क्या उसके कुछ रिलेशन में जो नायब तहसीलदार थे हम लोग जाके उनको मिले भी, और उसके बाद हम लोगों ने तय किया कि हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे। फिर हम इस तरीके से पीएससी की तैयारी में शुरुआत की। वहीं पे हरिद्वार में थे हम लोग। हरिद्वार में हम लोगों ने शुरुआत कुछ बुक्स वगैरह हम लोग लेकर के उन्हें पढ़ना शुरू किया। फिर वहीं पर एक कोचिंग थी, उसको ज्वाइन किया। पर फिर समझ में आया कि वहाँ पर शायद ना माहौल है ना उस तरीके का, तो दिल्ली ज्यादा बेटर सेंटर है। वो तो फिर दिल्ली नहीं आ पाई, वापस वो मैरिड थी, वापस अपनी जगह में जाके उन्होंने वहीं से तैयारी कर रखी और उसको आगे जारी रखेंगे, मौका लगेगा तो दिल्ली आएंगे। पर मैंने घर में बात की तो मुझे घर से सपोर्ट मिला और दिल्ली चली गई तैयारी के लिए। और दिल्ली में आते ही हिंदी में अच्छे मनोज का दर्शन मिल गया। ऐसा बड़ी बात हो गई बंदा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आते ही पहले दिन आपके साक्षात दर्शन हो गए। प्रेम में आदमी कैसा तो साहसी हो जाता है भाई साहब, कमाल है। अच्छा, कैसा था जीवन में मनोज जी? चाहता हूँ कि आप आपने अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए जो काम किए थोड़ा उनके बारे में बताएं। और इस सवाल को पीछे मंशा ये नहीं है कि मैं आपके संघर्षों को नए सिरे से कुरे दूं। मंशा ये भी नहीं है कि हम किसी भी काम को अवमानना की दृष्टि से देखें। किसी दफ्तर में जितनी जरूरत एक सीईओ की होती है उतनी जरूरत एक चपरासी की भी होती है। मेक अवर लाइफ इजी। मैं यहाँ आपसे बात कर पा रहा हूँ। कैमरे के पीछे खड़ा है, कारपेट बिछाई, कोई वॉशरूम की सफाई कर रहा है, कोई कैंटीन, सब बहुत महत्वपूर्ण है इसका। लेकिन हम जहाँ हैं अगर हम समझते हैं कि हम उससे कहीं ज्यादा बेहतर के लायक हैं तो हमें कोशिश करती रहनी है, गिव अप हार नहीं माननी है। जो किताब में फिल्म में बार आता है, अटल बिहारी वाजपेयी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो आप आए तो थे अधिकारी बनने, पर
पैसे है नहीं, पिताजी सस्पेंड चल रहे हैं, खेती 9 बीघा में कितना ही गुजारा हो, जानवर भी बेचने पड़े घर वालों, दादी को अपनी सारी सेविंग देनी, क्या क्या काम में इसलिए भी ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग, करोड़ों दर्शक जो लेंस के उस पार से हमें देखते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, शिकायती लाजिम आते हैं, हमारे साथ ये नहीं हुआ, हमारे साथ इसलिए हम ये नहीं कर पाए। प्लीज बताइए। तो सबसे पहले तो मैंने ये सोचा था कि मुझे जीवन जीने के लिए और खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए, अपने लिए कुछ फीस भरने के लिए थोड़े बहुत पैसे चाहिए। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले यही सवाल आया कि कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। तो एक टिपिकल दिमाग में चलता है कि पढ़ा सकते हैं लोगों को। तो मैंने क्या किया, हमारे यहाँ एक रतन कॉलोनी है ग्वालियर में। रतन कॉलोनी में हर घर पे जाकर बटन दबा के पूछना शुरू किया, मेरा नाम ऐसा है, मैं आपके बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकता हूँ अगर आप मुझे परमिशन दें। तो उसमें ऐसा होता था कि अधिकांश लोगों का बच्चों को गणित पढ़वाना था या अंग्रेजी पढ़वानी थी। मेरा गणित और अंग्रेजी दोनों ही डब्बा था, तो वो नहीं हो पा रहा था। काफी परेशान रहा मैं, कई जगह गया, लोगों को पढ़ाया भी, 8-10 दिन पढ़ाया, फिर नहीं हो पाया। फिर मैं धीरे-धीरे हिस्ट्री पे आ जाता था, हिंदी पे आ जाता था, हिंदी पढ़ाता हूँ। बच्चे तो खुश रहते थे, बहुत अच्छी बात है, कुछ कम से कम बता रहा है। लेकिन लगता था कि यार मैथ नहीं है, साइंस नहीं है, तो नहीं। तो मेरा वो प्रयोग फेल हो गया। काफी दिन चला, बड़ा दुस्साहसी काम था। किसी भी दरवाजे पे जाना, घंटी बजा देना और बाहर से कोई महिला निकल के आई और कहना, नमस्कार, मेरा नाम मनोज कुमार शर्मा है, मैं यहाँ पढ़ता हूँ, ट्यूशन पढ़ाना चाहता हूँ आपके यहाँ, अगर आप परमिशन दें। कैसे ले जाए कोई आदमी, अजनबी आदमी। अच्छा, मेरे पास ऐसे लोग थे जो मेरी गारंटी ले सकते। कई लोग ये भी बोलते थे कि हम पढ़वा लेंगे, लेकिन आप एक बात बताइए, जो गारंटी ले आपका घर में अंदर आने के लिए। तो वो प्रयोग मेरा सफल नहीं हो पाया। उस प्रयोग में गारंटी के लिए भी कोई आदमी नहीं था, पढ़ाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ योग्यता भी नहीं थी। तो फिर ये हुआ कि ऐसी कोई काम किया जाए जिस काम में मेरे को रहने को मिले वहीं पर। रूम लेना किराए से फिर महंगा था। तो एक लाइब्रेरी थी मध्य भारतीय हिंदी साहित्य सभा। तो उस लाइब्रेरी में मुझे काम मिला। वो लाइब्रेरी बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, काफी बड़ी सी 2 मंजिला के आसपास 3 मंजिला के आसपास थी। तो वहाँ मुझे जो काम मिला वो काम मैंने करना शुरू किया। वहाँ काम था कि लाइब्रेरी को साफ सफाई करके ठीक रखना है, प्लस आपके पढ़ने आने वाले लोग हैं, उनकी किताबें देना है। अखबारें बहुत आते थे, अखबार पढ़ने के लिए बहुत लोग आते थे सुबह, उनके लिए अखबार लगवाना है। और एक और काम था कि साहित्य गोष्ठी हुआ करती थी हर महीने के लास्ट शनिवार को। तो वो साहित्य गोष्ठी में पूरे ग्वालियर जितने भी बड़े साहित्यकार थे वो आते। तो वहाँ कविताएं होती थी, कहानियां होती थी, चर्चाएं होती थी। तो मेरे लिए काम था उनके लिए समोसा लाना, उनके लिए पानी की व्यवस्था करना, उनके लिए वॉशरूम के लिए पानी भरना, क्योंकि नल नहीं था, पानी नीचे से लाना पड़ता था। तो ये सब करते मेरे अंदर भी डेवलपमेंट होने लगा कि मुझे भी लिटरेचर में थोड़ा प्रेम आने लगा। दूसरा ऐसा हुआ कि मेरी इच्छा होती थी कि मैं भी पढ़ सकता हूँ, मैं भी लिखने लगा। और मुझे लगा कि मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल सकता क्योंकि वहाँ पे आने वाले सभी जो लोग हैं वो तो प्रतिष्ठित लोग हैं शहर के। तो मैं क्या करता था, वो चले जाते थे, दरवाजा बंद, माइक तो लगा ही रहता। तो माइक बंद किया, उसके बाद मैं एकदम खड़ा अपनी कविता सुनाता था खुद को ही। कभी अपना स्पीच सुनाता था, क्योंकि मुझे बड़ी इच्छा थी कि मैं स्टेज पे बोल नहीं पाता था। उस समय तक उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था और कोई मौका भी नहीं। मैं एकदम माइक बंद करके खड़ा। भाई और बहनों, आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से ये दुनिया ऐसी दिखती है कि ये गोल है लेकिन गोल नहीं है। समाज मतलब मैं इतने घंटे 2 घंटे तक अपनी स्पीच बोलता रहता। लाइब्रेरी सब किताबें हैं, सब लोग जा चुके हैं, दरवाजा बंद है। तो उससे मुझे क्या हुआ कि मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू हुआ। और उस कॉन्फिडेंस के साथ में ये जो लोग आते थे उन लोगों के विचार सुन के कभी दिक्कत भी होती, बोलते कुछ थे, करते कुछ थे, मुझे पता था। अब
कोई साहित्यकार है वो बड़ी प्यारी कविता लिख रहा है, बहुत सुना रहा है, तालियां बजा रहे हैं, और उसके बाद वो बगल में आके बोल रहा है यार तू तक सुना लेके नहीं आया, तू पागल हो चुका है, बेवकूफ हो चुका है, कब तक बैठा रहूंगा मैं। यार इतना अच्छा आदमी, इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा आदमी, इतनी प्यार कोमल भाषा जानने वाला आदमी, कभी आदमी चिड़ियों की बात कर रहा है और ये मुझसे ऐसे बात कर रहा है। कई ऐसे लोग मिले जो बहुत अच्छे थे। जैसे मुझे अभी भी याद है कि बार बार सदा को बोलता हूँ, उस आदमी को भूल नहीं सकता मैं। एक बार एक कवि सम्मेलन हुआ, एक कवि थे उनको बोला गया कि भाई बस निकल गई है, यहीं रुका लेना इनको, लाइब्रेरी में सुला लेना। अब सोने के लिए तुम्हारे पास कुछ था नहीं, तो फिर वो जो जहाँ कवि सम्मेलन की गादी थी, हमने उनको सुला दिया। अब सुबह उठे तैयार होने लगे तो पानी लेके आए नीचे से, नल से। तो लेके से पानी लेके आया, तुमने कहा जरा वो देना यार, तेल देना। और हम संघर्ष में भयंकर संघर्ष में तेल कहाँ था हमारे पास? हमने कहा तेल तो नहीं है सर। अच्छा ठीक है, तुमने कांच दे दो, कांच भी नहीं था हमारे पास। तुमने कहा एक काम करो, कंघा दे दो यार, कंघा तो मैं बाल बनाता नहीं था। मेरा सिस्टम भाड़ में जाए चेहरा, भाड़ में जाए बाल, संघर्ष करना है, जिंदा रहना है बस। और उस समय उन्होंने बोला मुझे कि भाई और ऐसी एज में इस तरह से रह रहे हो, क्या करना चाहते हो? मैंने कहा बड़ा आदमी, बन जाओगे तुम, कोई रोक देगा नहीं। ऐसे लोग अच्छे लोग मिले, बहुत अच्छे लोग मिले, और इन्होंने प्रोत्साहन दिया। लाइब्रेरी में ये काम हुआ। बाद में जब हम दिल्ली का एक और प्रॉब्लम हुआ, जब बहुत सारे पैसे की दिक्कतें आ रही थी, तो मुझे एक ऐसा काम मिला जो बहुत अनयूजुअल था। मैं सोच रहा था कि मैं गाड़ी वाड़ी साफ कर सकता हूँ किसी की, और उससे ज्यादा मुझे बहुत सरल काम मिला। यहाँ मुंबई दिल्ली जैसे बड़े शहरों में क्या एक प्रॉब्लम है कि जो घर हैं बड़े घर हैं, और बच्चे इंडिया के बाहर रहते हैं, या कहीं बड़ा काम अकेले रहते हैं, तो वो लोग अकेले रहते हैं, और सबके घरों में कुत्ते पले हुए हैं। तो डॉग्स को लगातार घर में बने रहने में बहुत दिक्कत रहती है। तो ये बाहर कौन टहला के कौन पोटी करनी रहती है, बाहर दिखता है, तो मुझे काम मिल गया। वो बहुत अच्छा काम था, जिसमें मुझे कुछ नहीं करना पड़ता था। सीधा पकड़ो, नेहरू विहार की तरफ लेके जाओ, पीछे की तरफ एकदम कोने में ले जाओ, खड़े करके रखो 1 घंटा आधा घंटा, वापस लाके बांधो। पर डॉग मुझे 400 रुपये मिलते थे। तो ये एक ऐसा काम था जिसमें मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, खाने लायक होता था। बाद में सद्दा ने भी ज्वाइन कर लिया। सद्दा ने भी कहा कि मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। पहले मैं छुप के करता था, मुझे लगा कि पता चलेगा तो लोग बोलेंगे कि यार ये क्या कर रहा है। लड़की बोलेगी कि यार ये लड़का जिससे मैं बात करता है वो क्या करती है, डॉग्स घुमाता है। एक दिन देख लिया है इन्होंने, तो फिर उन्होंने कहा कैसे देखा, एक्सीडेंटली यू डिस्कवर्ड। एक्चुअली मेरा जहाँ पर आप दोनों लोग तैयारी कर रहे थे, मुखर्जी ने कर रहे थे। तो जहाँ मेरा घर है, जहाँ पर हम जिस स्कूल में रहते थे, वो मुखर्जी नगर का एंड का उसकी दूसरी तरफ नेहरू विहार था। वहाँ पर पीछे बहुत अंधेरी ऐसा गली टाइप की। तो मैं रात में ऐसे नीचे नींद आ रही थी, तो मैं चक्कर लगाने के लिए गई। वहाँ पर उसकी थोड़ी देर पहले तक हम दोनों साथ में ही थे। जाने के बाद मुझे छोड़ने के बाद मैंने सोचा एक चक्कर लगा के पढ़ने बैठी, पर फ्रेश नहीं थी। मुझे मनोज दिखाई दे वहाँ पर। तब तक आपको नहीं पता था कि ये कुत्ते कहलाने की नौकरी करते हैं। चौंक गए होंगे तो घबरा भी गए। ये क्या पकड़ में आ गया। लेकिन सद्दा ने कहा कि नहीं मैं अब चलूंगी। नहीं, वो तो ये दिखाता है कि श्रद्धा कितनी कमाल की महिला है। पर आपको लगा होगा कि यार क्या सोचेगी, ये तो कुत्ते टहला रहा है। नहीं, लेकिन सद्दा का पर्सनालिटी तब तक समझ में आ गया था मेरे। और मेरे ये भी समझ में आ गया था कि ये उन चंद महिलाओं में शामिल है जिन्हें इस बात से अंतर नहीं पड़ता क्या हो, कि तुम क्या भी अंतर नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे हो। ये ओरिजिनल सोल है जिसका मतलब तुम कुछ भी कर रहे हो। अगर लगता है कि वो सही है, ईमानदार है, तुम साथ हो। और क्या क्या काम किया? आटा चक्की में क्या काम करते? आटा चक्की में लाइब्रेरी मुझे छोड़नी पड़ी बीच में।
क्यों? लाइब्रेरी में क्या हुआ कि सब ठीक चल रहा था, लेकिन छोटे छोटे काम थे, पुताई करवाना लाइब्रेरी की, रद्दी बेचना वगैरह वगैरह। तो ऐसा हुआ कि रद्दी बेचने में मेरे पे जितने पैसे की बिकी, उतने पैसे से ज्यादा बिकना चाहिए ऐसा कि जो प्रबंधन थे उनका ऐसा आरोप था। तुमने पैसे खा लिए। कितने पैसे खाने का इल्जाम? 4800 रुपए की, 4800 की, 4800 की, पिछले साल 6000 की बिकी थी। पिछले साल उन्होंने कहा कि तुमने 1200 रुपए का गबन कर लिया। वो मुझे गवारा नहीं था, क्योंकि उस समय में जो लड़ाई लड़ रहा था ना, वो ऐसी लड़ाई थी कि और कुछ भी बोल लो मुझे, गाली दे लो, मार डालो, कुछ भी कर लो। मुझे ये था कि बेईमान नहीं कर सकता, पूरी लड़ाई बेईमानी से, मेरा बाप बेईमानी से लड़ रहा था, मैं उस बेईमानी खिलाफ लड़ रहा था। मुझे वो बर्दाश्त कोई मुझे बेईमान कहता। तो इसलिए फिर मुझे मैंने तय किया कि मैं यहाँ किसी भी हालत में बेईमान में बोल रहा जा रहा है, मैं कर ही नहीं सकता। फिर मैं छोड़ दिया। मैं छोड़ा तो फिर वही दिक्कत आई कि क्या करूँ, क्योंकि वहाँ तो रूम भी था, रहने के लिए कम से कम जगह थी। तो उस दौर में कई बार ऐसा होता था कि मेरे को एक टाइम खाना खाने का नौबत आता था कि ऐसा करो, कैसा खाना खाएंगे, एक ही टाइम खा सकते हैं, 4:30 के आसपास खाते हैं। तो उससे क्या होगा कि 4:30 पे सुबह वाला भी कवर हो जाएगा, घर वाला भी कवर हो जाएगा। और उस समय 7 रुपए की सब्जी आती थी और 1 रुपए का एक रोटी रहती थी। ये रहता था कि 3 रोटी लेंगे, 7 रुपए की सब्जी हो जाएगी, काम एक दिन का खत्म हो जाएगा 10 रुपए। तो वो कई इस तरह के दौर का सिस्टम था। और फिर मुझे एक काम मिला कि मैं रहने के लिए जगह मिली, एक रूम मिला, साथ में मुझे आटा चक्की पे आटा पीसने का काम किया गया। वो दौर ऐसा था बहुत ज्यादा परेशानियां थी, क्योंकि आटा पीसने में पूरा सब हो जाना। वो संघर्ष का दौर था। नहा जाता है, पलकों तक पे आटा बैठ जाता है। उस समय एक ही बात मेरे दिमाग में रहती थी कि ये अंधेरा है, अंदर का अंधेरा बड़ा है। मेरे अंदर घुसा हुआ। दुनिया में समझौते के अंधेरे ज्यादा हैं, आपके अंदर का अंधेरा नहीं होना चाहिए, अंदर उजाला होना चाहिए। बाकी आपने शायद मेरे ख्याल से उपेंद्रनाथ जी का नाम सुना होगा। उपेंद्रनाथ जी की ये किताब में पढ़ रहा था मैंने डायरी में लिखा हुआ है, आज भी वो डायरी पढ़ता हूँ तो पहले वही आता है। उन्होंने लिखा था कि समझौता जीवन की शर्त सही, समझौता जीवन की शर्त सही, लेकिन जीवन में कुछ तो ऐसा हो जहाँ कोई समझौता न किया जाए। मुझे लगता था कि ये मेरा कुछ ये बेईमानी है, यहाँ मैं समझौता नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और मेरा एक अच्छी बात ये थी कि मैं डायरियाँ बहुत लिखता हूँ। मुझे लगता है कि शायद 10-20 डायरियाँ लिख रहा हूँ, 3 डायरियाँ हो गई हैं, मेरे पास पूरा भर गया। डायरियों लिखने से मुझे बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि डायरियाँ लिखते अपने मन की बात करते अपने आप डायरी से झूठ नहीं बोल सकते। अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आप संघर्ष कर रहे हैं और आशा की किरण देखिए ना। आप कभी भी कुछ लिखिए, कोई भी बच्चा कुछ भी। मैं हर बच्चे को बोलता हूँ डायरी यार, चमत्कार कैसा होगा। आप डायरी जब लिखते हैं ना, जैसे आप संघर्ष अपना बयां करते हैं, अपने अंदर की घुटन बयां करते हैं, कुछ भी एंड होते अपने आप बलवती होने लगती है। एंड आदमी कभी भी निराशा में नहीं करना चाहता। तो एंड में आते जाते क्या लिखता है, यही है, ऐसा है, लेकिन यार जीतना है, ऐसे हार थोड़ी मारनी। डायरी लिखने का बहुत फायदा होता है। जितने बच्चे डायरी लिखेंगे उतना फायदा होगा। एक तो उनके अंदर कुंठा निकल जाती है, संघर्ष जो चल रहा है वो सामने बड़ा फायदा ही होता है कि जैसे आज की डेट में मुझे कोई भी दिक्कत आ जाए, मैं डायरी पढ़ लेता हूँ, खत्म हो जाता है। स्थायी नहीं अपने पास यार, काय के लिए डर रहे हैं लोगों की चिंता कर रहे हैं। तब कुछ नहीं था, तब खुश थे, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं। तो डायरी जरूर लिखना चाहिए। आपके क्या संघर्ष थे श्रद्धा? बहुत सारी लड़कियां आती हैं देश भर से, दिल्ली में, राजेंद्र नगर करोल बाग वाले एरिया में, मुखर्जी नगर में, नेहरू विहार, उधर की तैयारी करने के लिए। और वो सब आपकी कहानियां देख रही हैं, सुन रही हैं। किस तरीके की सावधानियां, किस तरह के संघर्ष, किस तरह के संशय आपके सामने थे?
नहीं, ऐसा तो कोई ये नहीं रहा मेरा संघर्ष। मनोज के संघर्ष को मैंने जिया जरूर है। लेकिन ये अगर बात करें कि लड़कियों का किस तरीके का रहता है, तो आई थिंक थोड़ा सा एक डिफरेंट है, जो डिफरेंस है लड़कियों और लड़कों के, क्योंकि जिस समय तैयारी करने की उम्र है, कहीं ना कहीं उसी समय पेरेंट्स को ये भी लगता है कि अब ठीक है, थोड़ा बहुत एजुकेशन हो गई, शादी कर देना चाहिए, एक अच्छा लड़का ढूंढ के शादी कर देनी चाहिए। ये तैयारी ऐसी है कि जिसमें काफी समय देना पड़ता है, कहीं ना कहीं वहाँ ठहर के और कुछ पता नहीं रहता कि होगा कि नहीं होगा। अनसर्टेनिटी बहुत, तो वो लड़कियों के साथ थोड़ा ज्यादा है, ऐसा मुझे लगता है कि उनके ऊपर ये तलवार ज्यादा एक टंगी रहती है कि शादी करनी है तो ठीक है, एक साल में अगर कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको छोड़ करके शादी कर लेना चाहिए। दूसरा मुझे लगता है कि लड़कियों के साथ तैयारी और इसका देखें तो थोड़ा एक ये डिफरेंस है लड़कियों और लड़कों के उसमें। अगर आप बात करें कि लड़कियों के क्या चैलेंजेस हैं, उनको क्या फेस करना पड़ता है, उनकी क्या दिक्कतें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़कियां देख भी गई हैं अगर या ये तो शायद थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव होती है लड़कियां। या अगर मैं एक एग्जांपल जैसे आज अगर मैं जब रिक्रूटमेंट करती हूँ कोई, तो उसमें अगर लड़कियां भी मेरे सामने हैं और लड़के भी मेरे सामने है, तो लड़का जो भी आता है उसको मैं कुछ भी सवाल करूंगी, क्या कर लोगे और ये कर लोगे, बायोडेटा से वो मैच होता हो या नहीं होता, वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं कर जाऊंगा, नहीं मैं बिल्कुल कर लूंगा। मतलब ऐसा लगता है कि वेल प्रिपेयर्ड, हम जरूर कर लेंगे, कोई डगमगाहट नहीं। लेकिन जब लड़कियों से बात करो, अच्छा वो एकदम 12th तक एकदम पढ़ने में बहुत अच्छी रहेंगी, एकदम मार्क्स वाइज बेटर रहेंगी भले ही लड़कों से, लेकिन अगर उनके बायोडेटा से 100% मैच कर रहा है तो वो फुल्ली कॉन्फिडेंट रहेगी। थोड़ा भी इधर उधर गया, नहीं अच्छा कोशिश कर लेंगे, नहीं मैं सीख लूंगी, या थोड़ी आवाज हिचकिचाहट आनी शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि परवरिश का जो दौर है, शुरू से बच्चों को पाल रहे हैं, मतलब समटाइम्स आई फील आर दे बॉर्न कॉन्फिडेंट और ब्रिंगिंग देम लाइक दैट। जैसे मेरी भी बच्ची और बच्चा दोनों ही है, तो मैं सोचती हूँ कि जैसे हम बचपन से जो पाल रहे होते हैं, तो शायद लड़कों को हम जिम्मेदारी देते हैं पहले से। हमको घर का कोई भी काम करना है तो हम लड़कों को देते हैं। अच्छा वो बाहर जाते हैं, जब हम सोचते हैं कि वो पान की दुकान में भी खड़ा है, वो चाय की दुकान में भी खड़ा है, एक्चुअली वो उसकी ग्रोथ हो रही है। जब वो 10 लोगों से बात कर रहा है, कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी वो है, कितने लोगों से हमने बात की, कितनी जगह हमने देखी, कितना किलोमीटर हम चले, वो हमारी पर्सनैलिटी है। कहीं ना कहीं जब हम उसको बचपन से जिम्मेदारी दे रहे हैं, उसने जिम्मेदारी ओढ़ना सीखा है। बच्चों को हम प्रोटेक्टेड हमेशा रखते हैं। उनको पता ही नहीं है कि उस किताब की दुनिया के बाहर दुनिया एकदम डिफरेंट है। जो हमारी रियल दुनिया है, उसमें तो सवाल जाने पहचाने नहीं आते, उसमें तो सवाल हमेशा अननोन है। आपको जब लाइफ में सामना करना है, उस किताब के बाहर के सवालों को जूझना है, पर वो शायद सिर्फ उस किताब के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं वो जो है, अगर मैं खुद भी महसूस करूँ तो मनोज के पहले जैसे मेरे जो नोट्स रहेंगे, उसको मैं किसी को नहीं दिखा सकती उसके पहले। मतलब लड़कियां जो तैयारी करती हैं, अपनी किताब अपने नोट्स पढ़ना, तो वो जो है कि हमको ये हमें पता ही विन-विन दुनिया तो विन-विन है। तेरी भी जीत है तो मेरी भी जीत है। होता ही नहीं कि मैं अकेले कहीं पर जीत जाऊं। जैसे हमारे ही अगर हम बात करें तो हमारे ग्रुप में जितने लोग थे, सबके सब कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कर रहे हैं। कौन था आपके ग्रुप? हमारे ग्रुप में कम से कम 10-15 लोग थे। वो जैसे उसमें से 2-3 लोग IAS ऑफिसर्स बने, 2-3 लोग IPS ऑफिसर्स, मुद्गिल उसी ग्रुप में था। अश्विन भी आए थे, IAS महाराष्ट्र काडर IAS, दिपेन कुशवाहा है, वो IAS है महाराष्ट्र काडर, नवनीत भसीन MP काडर में। मेरी रूममेट और मैं दोनों रेवेन्यू सर्विस में साथ में दोनों साथ में निकले। कुछ लोग थे जो पॉलिटिक्स में चले गए हैं। अच्छा जी, नेता भी निकले हैं, क्या बात है, MLA हो गए। तो वो जो शायद लड़कियों को मुझे लगता है स्पेशली ये समझना चाहिए कि नोट्स तो हर जगह एक सही है। ऐसा नहीं कि हमारे पास कुछ अलग है, पर हम
पढ़ भी रहे होते हैं तो हम कुछ शेयर नहीं करते क्योंकि हम शेयरिंग का या मीनिंग ही नहीं जानते। लड़का शायद उस परवरिश के दौर में ही सीख रहा होता है क्योंकि जब वो बाहर जाके लड़ता है, जब बाहर जाके कोई सामान खरीद के लाना, जब अगर जैसे हम अगर 500 रुपया दें किसी लड़की को दें और किसी लड़के को दें आज की डेट में जो बाहर अभी यहाँ पर निकल के आई होंगी, या ऐसे घर के बच्चे को दें, वो चाहे लड़का लड़की प्रोटेक्टेड एकदम प्रोटेक्टेड गरीब बच्चे को दें, तो वो 500 रुपए में झोला भर के सब्जी लेके आ जाएगा। एक दूसरा लड़की जाके बोलेगी कि ये 1 किलो या 500 रुपए में ये दे दो और उतना ही लेकर के वापस आ जाएगा। जिसमें जितना जो जूझा है वो ज्यादा सीखा है। बार्गेनिंग पावर है, जो लड़ने की पावर है, जो मैक्सिमम अचीव कर लेने की पावर है, ग्रुप में क्या हम कर सकते हैं, या जो शेयरिंग का ये तरीका कहीं ना कहीं थोड़ा मुझे मिसिंग लगता है। जब अच्छा एक चीज बताइए, ये फिल्म में भी आता है, किताब में भी आता है कि आपके दोस्त ने जो लगातार आपको कहते तुम बर्बाद हो जाओगे लड़की के चक्कर में। जो लड़की का चक्कर है बाबू भैया, इसको ऐसे प्रचारित किया जाता है गोया प्रेम और करियर एक साथ नहीं चल सकते और इसको डिस्ट्रैक्शन की तरह पेश किया जाता है। आप दोनों लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे। मनोज जी प्रेम में थे श्रद्धा के बाद में श्रद्धा ने भी प्रेम करना चुना। तो आप लोगों के सामने ये संशय आता था। आप तो थोड़ा स्ट्रिक्ट थी और पढ़ाकूस से आई थी यार ये टाइम की बहुत सारे बच्चों ने सवाल पूछा भी है। हाँ बिल्कुल, मेरे दोनों फादर मदर दोनों टीचर के घर का माहौल तो एकदम ऐसा होता है कि पढ़ाई क्या सोच ही नहीं सकते। जैसे मेरे फादर जो है वो आवाज अगर सुबह उठाते थे तो मुझे आवाज लगाते थे। श्रद्धा एक बार उन्होंने बोला, मैंने कहा हाँ, दोबारा आवाज लगाई। तीसरी बार उनका श्लोक कहने के पहले तो मैं कूद के नीचे आके नहीं तो बवंडर हो जाएगा अगर 4 बजे सुबह नहीं उठ गए और पढ़ना शुरू नहीं किया। यहाँ तक कि पहाड़ों में तो हम 3 बजे ठंडे पानी से अरे बाप रे। तो शायद वो पढ़ाई के अलावा कि हम जो है कि हम वो चीजें मेरे भी दिमाग में आपने मना कर दिया ऐसा फालतू बातें कर रहे हो पढ़ाई करना है। क्या कहा एकदम विस्तार से बताइए थोड़ा। मैंने कहा क्या हो गया भैया, प्रेम ही तो किया है हमने। अरे हम पता है हमारे दिमाग में क्या बैठा हुआ है। इस दुनिया में सिर्फ 3 चीजों की जरूरत है। पहली भूख, दूसरी प्रेम, तीसरी सम्मान। तीनों के बीच में हम पूरी दुनिया को मान के चलते हैं। भूख से लड़ना अलग हो गया और प्रेम के बिना चल नहीं सकते। कोई भी प्रेम बिना प्रेम के जिंदगी चलती नहीं है। और जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो आदमी को लगता है कि यार सम्मान मिलना चाहिए समाज में। तो ये तीनों चीजों में हम श्रद्धा को बोलते थे कि यार तुम भूख से तो लड़ ही रहे हैं, प्रेम तो स्वीकार कर लो। प्रेम थोड़ी आए हम तो कुछ सिलेक्ट होने आए, तुमको भी होना चाहिए। फालतू बात क्यों करते रहते हो? हमको लगा कि इस लड़की से ना बहुत मानने वाली है नहीं। तो हमने एक नया तरीका से जो हमेशा हर लड़का करता है कि जब लड़की मना करे, लड़की बोले कि नहीं बिल्कुल नहीं मत, सोचना ही मत, बोलता है कि ठीक है नहीं सोचेंगे, दोस्ती तो कर सकते हैं, दोस्त बन जाते हैं। क्योंकि उसको खतरा रहता है कि अगर इसने मना साफ कर दिया और उसके बाद बातचीत बंद हो गई तो रास्ते आगे क्यों बंद हो। और हमको हारना नहीं। अंदर का अंधेरा से बाहर नहीं। तो आप दोस्ती बनाए रखो, और बार सिद्ध करो मैं बेस्ट हूँ। तुम जो लड़का ढूंढने वाली हो ना, कभी तो शादी करोगे ना। मुझसे बेस्ट हो ही नहीं सकता कोई। अलग कलाएं आप स्वयं पाक कला में निपुण होइए। बार खाना अच्छा बनाइए। जिस लड़की को जो अच्छा लगे देखिए भाई कि आपको क्या, जैसे कि चाय पे पहाड़ी आदमी चाय सोते समय भी चाय चाहिए, उठते समय भी चाय चाहिए। यार चाय बनाना सीखो। अच्छा मैंने छोड़ा नहीं अभी है। अब जैसे मान लो श्रद्धा कभी दिल्ली आई है, मुंबई में कोई प्रेजेंटेशन है, कोई अच्छा पुरस्कार मिल गया है, अच्छा तारीफ हो गई है, कभी कुछ ऐसा हो गया है, कितना भी बिजी रहूं मैं खाना बनाता हूं। मेरा डिश एकदम क्लियर है। वो क्या है रायता बूंदी का। दूसरा
दूसरा जली रोटियां थोड़ी मोटी जाती है, जल जाती है सेकने में, वो वाली पनीर की दूध वाली सब्जी, पनीर में पानी में दूध डालने वाली, और लास्ट में थोड़े से पुलाव मेरा काफी मुखर्जी साउंड कर रहा है पुलाव पनीर सक्सेसफुल मेन्यू। बहुत ये अपनी जोखिमों पर करें, इनके लिए काम किया है। हो सकता है आपकी वाली को रुमाली रोटी पसंद हो। मैं रोज डेली सदा का क्लास कहीं दूर था, मेरा थोड़ा लेट था, अपने घर से दो रोटी बना के थोड़ा सा अचार वचार लेकर, और इनको एक नमकीन पसंद थी, मक्के वाली नमकीन, कहीं से जुगाड़ करके दो चार लेके ही जाता था। पढ़ाई कब करते थे? पढ़ाई तो बाद में थी। पहले मैंने सोचा कि लड़की पहले मान ले कि मैं अच्छा इंसान हूँ, क्योंकि मैं 3 अटेम्प्ट इन्होंने आप पे खर्च किए हैं। मूलभूत सुविधाओं को तरस गया। नहीं पर सीरियस नोट, पर इसमें जो आप बात कर रहे थे, जो दोस्त मेरा अनुराग पाठक, जिन्होंने किताब लिखी पहल, वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने मेरे को जीवन में जो साथ दिया, शायद ही कोई दोस्त किसी दोस्त को देता, और दोस्ती की बड़ी परिभाषा है। वो मुझे पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखता, एकदम प्रोटेक्ट। क्या कर रहा है, कहाँ जाना है, क्या करना है, सारा पैसा घर से आ रहा था। मेरे घर से कुछ नहीं था मेरे पास, लेकिन वो क्या करता था, पर्स निकाल के मुझे रख लो यार, और उसके बाद मुझे मांगता था कि यार चलो चाउमीन खानी है यार, 8 रुपए दे रहे हो, 8 रुपए दे रहे हो, नहीं दे रहे, ऐसे हम आए, नहीं दे रहे। उसके बाद वो बंदे ने मतलब मुझे लगता है कि शायद ये बहुत बड़ी बात है कि जिंदगी में कभी एक बार भी ये नहीं बोला कि मैं तुम्हारे को कुछ कर रहा हूँ। पूरी हेल्प की, सब कुछ किया, पूरा साथ ले, हम दिल्ली भी साथ आए, सब कुछ साथ किया। यहाँ आकर के जब सदा साथ में आई, तब उसको लगा के यार ये लड़का तो निकल रहा है हाथ से। भाई साहब राइवलरी हो गई थी आपके प्रेम की। उसको लग रहा था मनोज मेरा है, उनको लगा मनोज तो श्रद्धा की तरफ जा रहा है। तो बताइए वो श्रद्धा जी से compete कर रहे थे। अब उसको लग रहा था पढ़ने आए हैं, तुम फालतू क्यों कर रहे हो? और मुझे लग रहा था कि यार पढ़ लेंगे, हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन लड़की निकल जाएगी तब तक। प्रेम कर लेते। कभी आपका अनुराग का वैसा झगड़ा हुआ, मनोज मेरा है, नहीं मेरा है? नहीं दोनों का रहता था, मैं बड़ा सेफ। बहुत होशियार है, बहुत अच्छे से बात करते हैं। बहुत होशियार। आज भी बोलता है। फिल्म में दिखाया गया कि उन्होंने आपके घर पे फोन कर दिया और शिकायत कर दी झूठी। उसके लिए तो माहिर हैं। उनको ये था कि तुम उनका बोलना था कि तुम देखो बर्बाद हो चुके हो, तुम्हारा सिलेक्शन तो होने वाला नहीं है, क्योंकि तुमको कुछ आता भी नहीं है। पहले तो तुम्हारे सब्जेक्ट में डब्बा हो, ये लड़की सिलेक्ट हो जाएगी, तुम उसको बर्बाद कर रहे हो। रोज इनकी चिंता थी। हाँ, तो उनका ये रहता था कि देखो भाई तुम पढ़ो और उसको पढ़ने दो। हमारा ये था कि भाई जीवन के खाना पीने के करने के चक्कर में सारा समय जा रहा है, बस टाइम बहुत कम बच रहा है, तो उसमें पढ़ाई करें कि इनके बारे में सोचें। वाह बड़ा सवाल है। प्रेम करें कि अध्ययन करें? फिर फाइनली दोनों में सामंजस्य कैसे बैठा? सामंजस्य ऐसे बैठा कि पहला अटेम्प्ट चला गया, उसमें प्री भी नहीं हुआ। उसमें प्री हुआ, लेकिन प्रॉब्लम हुई कि हम इंग्लिश में इतने कमजोर थे। इंग्लिश हमारी इतनी माशाल्लाह थी कि एक पेपर होता है इंग्लिश कंपलसरी। जी बिल्कुल। और वो नियम है कि वो अगर आप उसमें पास हो गए तो ही कॉपी, मेन था कि इसमें पास हो जाएंगे तो कॉपी अपने आप हो जाएगी।